गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सागर चौधरी। वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। तो अपन पढ़ रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। इसका जो पास्ट फर्स्ट है वो अपन ने डिस्कस कर लिया था आरबीसी के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसको ज़रूर देखना। आज अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अपन कैसे करते हैं, उसका इंडिकेशन क्या है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बात करें सर इसका प्लेटलेट, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है सभी को पता है कि 1.5 to 4 लाख होता है क्या प्लेटलेट काउंट नॉर्मल। इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो एक डिजीज कंडीशन बनती है। कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है और ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकता है। बात करें इसके सर प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। उसमें है हेल्प इन क्लोटिंग, क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है क्या प्लेटलेट। उसके बाद बात करें इसका इंडिकेशन क्या है, तो इंडिकेशन है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। अगर 1.5 लाख से कम हो रही है आपकी प्लेटलेट तो उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। अब सर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है वो सर क्यों होता है, तो मैंने पढ़ा रखा आपको पहले भी और आज दोबारा से पुणे बता रहा हूँ कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसे डेंगू हो गया उसके अंदर हो सकता है, कोई कीमोथेरेपी चल रही है उसके अंदर हो सकता है, कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिल सकता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ऐसे कुछ कंडीशन होती है उनके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है और इनके अंदर क्या करना पड़ता है, प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है पेशेंट के अंदर। डेंगू अभी चल रहा है, बहुत वायरल भी है, तो डेंगू के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है कि प्लेटलेट काउंट कम होता है और उसको अपन क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोल देते हैं। अब सर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर किस कंडीशन के अंदर अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, तो ध्यान रख, सॉरी वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए तो ध्यान रहे लेस देन 20,000 आ जाए क्या प्लेटलेट काउंट, तब अपन क्या करते हैं उसके जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना स्टार्ट करते हैं और उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में अपन रखते हैं कि रिस्क फॉर ब्लीडिंग होती है। कोई पूछे आपसे कि सर मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या माने अपन की, अर्ली साइन क्या हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का सबसे अर्ली साइन होता है एपिस्टेक्सिस। क्या होती है, एपिस्टेक्सिस इज द अर्ली साइन ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का ही एपिस्टेक्सिस को सभी को पता है आपको कि नोज के अंदर ब्लीडिंग का आना ही क्या कहलाता है, एपिस्टेक्सिस कहलाता है और ये अर्ली साइन होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का। वहीं बात करें सर कि जब भी किसी पेशेंट को एपिस्टेक्सिस होती है तो कौन सी पोजीशन देनी चाहिए पेशेंट को, ये बार बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये कि सर किसी भी एपिस्टेक्सिस पेशेंट को कौन सी पोजीशन दें, तो पेशेंट की नोज को पिंच करना है और लीन सिटिंग के अंदर ही लीन फॉरवर्ड उसको रखना है, मतलब उसको सिटिंग सुपाइन पोजीशन नहीं देना है। ध्यान रहे सुपाइन पोजीशन नहीं दे पेशेंट को, क्योंकि वो क्या कर सकता है, एस्पीड कर सकता है। तो इसलिए अपन नोज को पिंच करते हैं और उसको पेशेंट को सिटिंग पोजीशन के अंदर बिठाए रखते हैं और लीन फॉरवर्ड मतलब आगे झुकाते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो नोज की ब्लीडिंग है वो नोज के अंदर ही रहती है, वो उसको एस्पेक्ट रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। इसी के अंदर अपन देख रहे थे कि जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट को अपन स्टोरेज किस टेम्परेचर पे करते हैं, तो स्टोरेज होता है 22 से 24, मतलब 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। इसको अपन बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर भी इसको बोल सकते हैं। कितने दिन तक करते हैं, तो 8 से 10 दिन तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं इजीली। बात करें इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अपन हेल्प से अपन उसको स्टोरेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एजिटेटर। क्या बोलते हैं, एजिटेटर। और ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना होता है, तो 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट होता है किसका, ट्रांसफ्यूजन टाइम। ठीक है, तो ये था अपना प्लेटलेट के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ये बनता है कि अगर आपने 1 यूनिट क्या लगाया, प्लेटलेट लगाया, तो कितना प्लेटलेट इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना 30 से 40 हजार क्या होता है, प्लेटलेट बढ़ती है अगर आप 1 यूनिट प्लेटलेट लगाते हैं किसी भी पेशेंट को। कितना बढ़ता है, 30 से 40 हजार। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि अगर आपने किसी भी पेशेंट को 1 यूनिट प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन किया है तो कितना
1000 या कितना पर प्लेटलेट उसका इंक्रीज होता है, तो उसका आंसर क्या देंगे आप? उसका आंसर देंगे सर 30,000 से 40,000 प्लेटलेट इंक्रीज होगी उस पेशेंट के। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपने किसी पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया तो उसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे अपन, कि उसका वो इफेक्टिवनेस मतलब वो ट्रांसफ्यूजन अपन ने किया है वो कारगर साबित हुआ है कि नहीं हुआ, वो अपन कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए ध्यान रखना कि जब भी अपन किसी पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके बाद में उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, तो कैसे करेंगे? उसको प्रिक करना है, अंगुली के अंदर प्रिक करना है, क्या एक कोई भी निडल वगैरह, उसको प्रिक करने के बाद उसको चेक करना है कि ब्लीडिंग कितनी देर में रुक रही है। अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो अपन मानते हैं कि इफेक्टिवनेस अच्छी है, और नहीं रुकती तो अपन क्या मानते हैं? इफेक्टिवनेस अभी तक नहीं आई है। तो ये था अपना प्लेटलेट के बारे में। अब डिस्कस कर रहे हैं अपन प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। सभी को पता है कि ब्लड होता है अपना, क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट मतलब ब्लड सेल्स होती है, और क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, किसके अंदर? ब्लड के अंदर ही। अगर आप ब्लड की सेल को निकाल दे ब्लड से तो क्या बच जाएगा आपके पास में? प्लाज्मा बच जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपने क्या निकाल दिया? ब्लड सेल को निकाल दिया ब्लड के अंदर से, तो क्या बच जाएगा? प्लाज्मा बच जाएगा। मतलब ये कि होल ब्लड था, कंप्लीट ब्लड था, उसमें से आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो भी प्रोटीन थी वो ब्लड सेल थी उसको आपने बाहर निकाल दिया। अब जो रिमेनिंग बच रहा है ना वो क्या है? प्लाज्मा है, और उसको प्लाज्मा को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मतलब रिमेनिंग प्रोडक्ट अदर देन ब्लड सेल्स वेयर क्लोटिंग फैक्टर आर प्रेजेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा भी दो टाइप का हो सकता है, पहला एफएफपी और दूसरा क्रायो प्रेसिपिटेट। एफएफपी का मतलब होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वही है जो आपने अभी निकाला है, लेकिन क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा वो होता है जो एफएफपी से मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से तैयार की जाता है। एक अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है कि जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को ये बाहर निकालता है, मतलब उसको इस प्लाज्मा से बाहर निकालेगा, किसमें? क्रायो प्रेसिपिटेट में, और उसको क्या बन जाएगा? क्रायो बन जाएगा। क्रायो प्रेसिपिटेट जब प्लाज्मा है उसका अपन ने यूज क्या कर रहे हैं, इसका इतनी रिक्वायरमेंट क्यों बनी कि अपन ने वो निकाला? तो आपको सभी को पता है कि जो अपना हीमोफीलिया वाला पेशेंट होता है, कौन सा पेशेंट? हीमोफीलिया वाला पेशेंट होता है जिसके अंदर फैक्टर 8 की कमी मोस्ट कॉमन देखी गई है। उस फैक्टर 8 की कमी को पूर्ण करने के लिए अपन क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा का यूज करते हैं। ये बात गडो गडो को लिखना ना, ढंग से याद रखना कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर सारे क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा है उसके अंदर सारे प्रेजेंट ना होके ओनली 2 होते हैं। पहला फैक्टर फर्स्ट और फैक्टर 8। फैक्टर फर्स्ट को क्या बोलते हैं? फिब्रिनोजन बोलते हैं, और फैक्टर 8 को क्या बोलते हैं अपन? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये हीमोफिलिया करने से रोकता है, तभी तो अपन क्या बना रहे हैं? क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा बनाया है। तो कोई पूछे आपसे कि सर व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ या व्हाट इज द यूजेज ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा, तो क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा इज यूज्ड इनटू हीमोफीलिया टाइप ए पेशेंट। हीमोफीलिया टाइप ए पेशेंट, टाइप ए ही बोलना है, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई के अंदर ये यूज नहीं होता है, क्योंकि जो हीमोफीलिया पेशेंट होता है टाइप ए उसके अंदर फैक्टर 8 की कमी होती है, टाइप बी में 9 की, टाइप सी में 11 की, टाइप बी में टाइप डी के अंदर 12 की, और टाइप ई के अंदर 5 की कमी होती है। तो जो इंडिकेशन की बात करें क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा की, तो उसका इंडिकेशन एक ही बोलना आपको, क्या? किस तरह हीमोफीलिया टाइप ए के अंदर इसको यूज करते हैं। वहीं एफएफपी अपने को ब्लड को एक्सपांड करने के लिए यूज करते हैं। सपोज करो किसी की हैवी विकल एक्सीडेंट हुआ, इसका हैवी ब्लड लॉस हो चुका है, अब अपने को उसकी ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो अपन एक अल्टरनेट ऑप्शन अपने पास में कि अपन एफएफपी मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का यूज भी कर सकते हैं। तो ये था अपना प्लाज्मा। अब आपको ये बता दूं मैं कि जो प्लाज्मा का जो स्टोरेज होता है, प्लाज्मा का जो स्टोरेज होता है वो होता है
टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे होता है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं अपन किसको? प्लाज्मा को स्टोर करते हैं। वहीं बात करें इसकी ड्यूरेशन के कितने टाइम तक करेंगे, तो ड्यूरेशन के अंदर बात करें तो कितना करते हैं? लगभग 1 साल तक। कितने साल तक कर सकते हैं इसको? 1 साल तक -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन प्लाज्मा को स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल नहीं है, अब इनका डेड होने का कोई चांसेस बनता ही नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आरबीसी होती है वो 120 दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी 8 से 9 दिन में खत्म हो जाएगी। प्लेटलेट है 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उनका लाइफ स्पान होता था, लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मा है इसका लाइफ स्पान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसलिए इसको अपन -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। प्लाज्मा उन पेशेंट में अपन यूज कर सकते हैं जिन पेशेंट के अंदर बर्न हुआ है। क्या हुआ है? बर्न पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं अपन। कोई मान लो रैपिड अपने को एक्सपांड करना है ब्लड वॉल्यूम को, जैसे मैंने बताया था हैवी कोई व्हीकल ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या हैवी ब्लड लॉस हुआ है, तो उसमें भी एपी यूज कर सकते हैं, मतलब फेस फ्रोजन प्लाज्मा। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो ब्लड सेल है उसमें एक होती है एल्बुमिन। क्या होती है? एल्बुमिन नाम की एक प्रोटीन होती है। उसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन? तो फंक्शन होता है एल्बुमिन का मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कभी बहुत बार कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्बुमिन, तो बोलना है ऑनकोटिक प्रेशर, या फिर रिवर्स कर देगा वो क्वेश्चन को कि ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, तो क्या बोलना है? एल्बुमिन इज द मेंटेन ऑफ द ऑनकोटिक प्रेशर। तो ये था अपना प्लाज्मा। अब बात करते हैं आगे प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया अपन ने, आरबीसी के बारे में पढ़ लिया अपन ने, और प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। अपन डिस्कस कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी नॉर्मल कितनी होती है? 4 से 11,000, मतलब 400,000 टू 11,000 होती है इसकी नॉर्मल रेंज। बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द क्लाइंट। इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन होता है न्यूट्रोपेनिया। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना होता है? 400 ml पर यूनिट। और ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात करें तो 1 आवर क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन टाइम। ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज की बात करें तो 13 डेज। एंड टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज की बात करें तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये होता है डब्ल्यूबीसी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई न्यूट्रोपेनिया वाला पेशेंट है, आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है ये, अगर कोई न्यूट्रोपेनिया वाला पेशेंट है उसकी आप केयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? केयर कर रहे हैं, तो पेशेंट का क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको? तो उसके अंदर आंसर तो मैं बता देता हूं कि उस पेशेंट का अपन ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि प्लेटलेट काउंट पहले, वो डब्ल्यूबीसी काउंट पहले ही कम है, और अगर आपने इन्फेक्शंस को बढ़ावा दिया तो इन्फेक्शन होना लाजमी है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अपनी ये ड्यूटी बनती है, नर्सिंग ये ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे इन्फेक्शन से अगर कोई भी पेशेंट है न्यूट्रोपेनिया वाला। तो ये था आपने डब्ल्यूबीसी। आज अपन ने पढ़ा आरबीसी पढ़ लिया था, उसके बाद पढ़ा अपन ने क्या? प्लेटलेट, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी के बारे में। आज के लिए इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।